हाँ जी। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आपके वर्ब के जो मॉक टेस्ट डलने थे, एक डल चुका है। ठीक है, आपका ग्रामर फोल्डर जो होता है उसके नीचे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वाला जो फोल्डर होता है उसके अंदर आपका वर्ब का मॉक 1 डल चुका है। वर्ब प्रैक्टिस क्लास कह लो, वर्ब टेस्ट कह लो, वर्ब मॉक कह लो, आपकी मतलब मर्जी है। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, वो सीधी बात ही है। ठीक है, अगला जो है वो कल रात तक डल जाएगा। ठीक है, वो भी रेडी कर दिया मैंने, उसके सॉल्यूशन लिख दिए। आपको पता ही है सारे के सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन और उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो सारे मैं खुद ही लिखता हूँ। आप पढ़ते होगे सॉल्यूशन तो आपको समझ आ जाता होगा कि ये कोई स्टाफ का लिखा हुआ सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वर्ब 2 के भी मैंने सॉल्यूशन लिख दिए हैं, वो भी कल शाम तक आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी, उन दोनों को आपको लगाना है। उसमें मेन वर्ब और मॉडल्स दोनों पे बेस्ड सवाल है, तो मॉडल्स आज का लेक्चर देखने के बाद ही आप दोनों को लगाएंगे। ठीक है, तभी समझ आएगा। कहीं अभी मॉडल्स के ये वाला लेक्चर देखा नहीं है, उसको लगाने लग गए फिर परेशान हो रहे। ठीक, दोनों मतलब पूरे वर्ब के ये जो 5 लेक्चर हैं, 3 मेन वर्ब के, 2 मॉडल्स के, इनको देखने के बाद ही उन 2 मॉक्स को आपको लगाना है। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो इस बैच को भी लाइव लगा रहे हैं, जो बाद में आगे रिकॉर्डेड देखेंगे उनके लिए तो कोई मैटर नहीं करती इन्फॉर्मेशन। एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मुझे कुछ अर्जेंट काम से घर जाना है, तो मेरे को 4-5 दिन छुट्टी लगेगी। उसके अंदर 3 दिन, आपका तो 3 ही दिन का ऑफ है वैसे, क्योंकि थर्सडे और मंडे की तो वैसे छुट्टी होनी थी, तो आपके हिसाब से 3 दिन की क्लास आपकी ऑफ रहेगी। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली आपकी ट्यूसडे को होगी। एक आध दिन भाई ऊपर नीचे हो सकता है, मेरी तरफ से मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को हो जाए। उस बीच में अपना जो बैकलॉग वगैरह है वो निपटा लीजिएगा। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूँ, छोटा सा होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूँ। एक तो अपने यूट्यूब चैनल पे 100 ईडियम्स वाली वीडियो है। ठीक है, 100 ईडियम्स, 100 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स नाम से वीडियो है एक तो वो, और एक फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो है। ठीक है जी, एक ये टॉपिक होता है ना, जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, है ना, सक्सीड के साथ इन आता है, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आता है, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। इस टाइप वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मैंने आपको कैटेगराइज करके विद सेंटेंसेस फिक्स प्रीपोजिशन याद करा रखी हैं। ये आपको बहुत काम आएंगी। प्रीपोजिशन चैप्टर के डायरेक्ट एरर से ज़्यादा छोटे छोटे कहीं फिलअप में काम आ गया, कहीं क्लोज टेस्ट में काम आ गया, ऐसे यूज़ बहुत ज़्यादा है उसका, और वो सारा मोस्टली फिक्स प्रीपोजिशन पर बेस्ड होता है। तो ये वाली वीडियो आपको देखनी है। ये 2 मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ये 2 मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो है आपकी वो ट्यूसडे को होगी। आ जाइए, अपने बचे हुए मॉडल चैप्टर को निपटा लेते हैं, मॉडल चैप्टर को निपटा लेते हैं। ठीक है, वुड मॉडल कुछ याद है? कल मैंने पढ़ाया था कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, विल का पास्ट वुड होता है। उसके अलावा भी इनके कुछ काम बताए थे कि वुड को आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हो, है ना। वहीं पे एक चीज़ लिखी हुई थी और मैंने कहा था वो आगे चल के आएगी कि वुड का यूज पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी होता है, वो मैंने कहा था कि आगे चल के आएगा। ये उसी यूज पर बेस्ड 2 सेंटेंसेस हैं। ठीक, एक बार इन सेंटेंसेस को देखिए जरा, एक बार ये दोनों सेंटेंसेस पढ़ना। देख लिया, वो हमारा ध्यान रखा करता था, वो हमारा ध्यान रखा करता था जब हमारे पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन होते थे। ठीक है, मान लो कोई पड़ोसी हो सकता है मान लो कोई पड़ोसी हो सकता है, या अपने दादा के लिए, नाना के लिए, उनके लिए यूज़ कर सकते हो कि वो हमारा ध्यान रखते थे, वो हमारा ध्यान रखा करते थे जब
मान लो आप छोटे बच्चे हो, वो हमारा ध्यान रखा करते थे, जब पेरेंट्स कहीं बाहर जाते थे तो वो ध्यान रखा करते थे। हो सकता है कोई पड़ोसी हो सकता है कोई टीचर हो सकता है कोई मतलब दादा दादी में से, मतलब दादा के लिए यूज़ हो रहा हो, नाना के लिए यूज़ हो रहा हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये व्हेन वाला पार्ट जो है, इसको पढ़ के हमें पता चल गया कि भैया ये पास्ट का कोई एक्शन है, क्योंकि व्हेन से आप टाइम रिप्रेजेंट करते हो, व्हेन से आप टाइम रिप्रेजेंट करते हो। ये जो व्हेन से आपने किस चीज़ का टाइम बताया, ध्यान रखने का, ठीक। अब ऐसे केस में, पास्ट की हैबिट के केस में हमने यूज टू पढ़ रखा है, सबका मन करेगा कि यहाँ पे यूज टू लगा ले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वुड भी ठीक है और यूज टू भी ठीक है, वुड भी ठीक है और यूज टू भी ठीक है। वुड का जनरली ये वाला यूज हमने पढ़ नहीं रखा होता कि वुड पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी काम में आ जाता है। अगर यहाँ पे वुड लगा के दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे वुड लगा के दे दूँ तो मैक्सिमम बच्चे इसको एरर टिका देंगे कि गलत हो गया जी। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे वुड लगा के दे दूँ तो मैक्सिमम बच्चों को काट के उसको यूज टू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पास्ट की हैबिट बताने के लिए वुड का यूज भी हो सकता है, यूज टू का यूज भी हो सकता है। दोनों इकट्ठे पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो गया कि ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं आपको, पास्ट की हैबिट बतानी और ऑप्शन में दोनों गिवन है, तो आप यूज टू वाले को प्रेफर कर लेना, ठीक है। अगर दोनों दिए हों तो यूज टू को प्रेफर कर लेना। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, पास्ट की हैबिट बताने के लिए वुड भी ठीक है और यूज टू भी ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ जी, जब मैं कॉलेज में था तो वो मेरी मदद किया करता था। कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। जब मैं कॉलेज में था तो वो मेरी मदद किया करता था। अब फिर से वही बात, ये वैन से मुझे पता चल गया कि ये एक्शन कब का है, पास्ट का है। जब मैं कॉलेज में था तो वो मेरी मदद किया करता था, पास्ट की हैबिट बतानी है। अब पास्ट की हैबिट बताने के लिए हमने यूज टू तो हमेशा ही पढ़ रखा है, लेकिन आज आपको नई बात क्या बताई कि वुड से भी पास्ट की हैबिट बताई जा सकती है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों इकट्ठे ऑप्शन में आ जाएं, लेकिन फिर भी मान लो ऐसा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है या कोई फिलअप है, उसके अंदर ये दोनों ऑप्शन गिवन है, तो यूज टू को प्रेफर कर लीजिएगा। अगर एरर की बात करें तो वुड लगा हो तो भी नो एरर, यूज टू लगा हो तो भी नो एरर। क्लियर होगी इतनी बात? तो वुड का हमने एक ये काम समझ लिया कि वुड को पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट बाजी, इन तीन को देखिए, ऑट टू शुड मस्ट एडवाइस देने के काम आते हैं, है ना। तीनों ही एडवाइस देने के काम आते हैं, लेकिन हल्का हल्का डिफरेंस है। ऑट टू का यूज़ तब करते हैं जब मॉरल एडवाइस देनी हो, किसी को नैतिक सलाह देनी हो। नैतिक सलाह कैसी होती है? जैसे आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, हमें बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, है ना, इस टाइप वाली सलाह। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, इस टाइप वाली जो सलाह होंगी वो मॉरल एडवाइस के अंडर में आएंगी। क्लियर है जी? शुड के अंडर में नॉर्मल एडवाइस, जैसे भाई तुझे पढ़ लेना चाहिए, है ना, तुझे पेपर के टाइम पे पबजी में टाइम खराब नहीं करना चाहिए, इस टाइप वाली बातें किस में आएंगी? ये जनरल एडवाइस के अंदर क्या आएंगी? शुड के अंदर आ जाएंगी। मस्ट के अंदर क्या आएगा? ऑब्लिगेशन, तुझे ऐसा नहीं करना है, यू मस्ट नॉट, तुम्हें ये नहीं करना भैया, कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस दिए होंगे, ऐसे करके। एक मस्ट का एक और यूज भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, हाई पॉसिबिलिटी के लिए भी मस्ट आता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी के लिए भी मस्ट आता है, शायद मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था। उसी का एक और सेंटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक काम करिए, आप जरा इन तीन सेंटेंसेस को पढ़िए, एक बार पढ़ना। अपने हिसाब से सोचो इनमें से क्या आएगा। लगे हाथ इनको भी देख दो, इन तीनों में भी सोच लो, फिर मैं करा देता हूँ जल्दी जल्दी।
हाँ जी, आ जाइए, करें शुरू। देखो, देश से प्यार करना, है ना, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, अपने पेरेंट्स का सम्मान करना, ये मॉरल एडवाइस है। मॉरल एडवाइस के लिए क्या आता है? ऑट टू आता है। वन ऑट टू रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वन ऑट टू लव वंस कंट्री। अब ये तुझे पढ़ लेना चाहिए तेरे पेपर के लिए, जनरल एडवाइस है, तो इसके अंदर शुड आ जाएगा। हाँ जी, तुम्हें ट्रैफिक रूल को ओबे करना चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसको आप जनरल एडवाइस में भी लिख सकते हो और मस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, यानी अगर तू ट्रैफिक रूल ओबे नहीं करेगा तो भैया हेलमेट वगैरह नहीं लगाएगा तो मर भी सकता है यार, तो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मस्ट भी ठीक हो जाएगा। दोनों पेपर में इकट्ठे ऑप्शन में नहीं आएंगे, और सही बताऊँ तो इस पर सवाल भी नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो बस सारी किताबों में लिखे होते हैं, तो आपको पढ़ाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, क्योंकि 13 के 13 मॉडल एक बार बोर्ड पे तो लाने पड़ेंगे ना, लेकिन इन पे कोई सवाल वगैरह आते नहीं। तुम्हें वहाँ टाइम पर पहुँचना चाहिए, वरना वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। अब वरना वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा से साफ साफ पता चल रहा है, वरना वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको ऑब्लिगेशन लगानी है, कंपल्शन लगानी है, तो यहाँ पे तो मस्ट ही आएगा, इसमें तो सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, उसमें तो सोचने की ज़रूरत कोई है ही नहीं। इतनी बात आ गई समझ में? हाँ जी, अब थोड़ी सी मेरी बात यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी मेरी बात यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश करना। ये जो सेंटेंसेस हैं, इसमें मैंने कहा कि इसमें ऑट टू लगा लो, इसमें ऑट टू लगा लो, इसमें शुड लगा लो, क्या इसमें मस्ट नहीं आ सकता? क्या इसमें मस्ट नहीं आ सकता है? क्या इसमें मस्ट नहीं आ सकता? डिपेंड करता बोलने वाले पे। ठीक, मैंने आपको जनरल केस बताया, एक सिचुएशन से मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लो आप खेल रहे थे, होता क्या ना, वो जैसे अपन जनरली सबने किया होगा ज़िंदगी में वो काम, ऐसे बॉल लेते हो, ऐसे वो टप्पा खाती है या ऐसे दीवार के साथ ऐसे टकराती, कैच करते हो, दीवार के साथ टकराती, कैच करते हो, है ना, करते थे अपन भी ऐसे। मम्मी पापा में से कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर कहता था, तू कुछ ना कुछ तोड़ेगा मान जा, कुछ ना कुछ तोड़ेगा मान जाए। अपने को अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होता था कि हो ही नहीं सकता मेरे हाथ से बॉल छूट जाए, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो बॉल छूट जाती थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, कोई बाहर से आ जाता था, ध्यान कुछ ना कुछ भटकता था, वो बॉल छूट जाती थी, छूट के वो किसी ना किसी चीज़ पे लगती थी, कभी कुछ टूटता था, कभी कुछ टूटता था, है ना। अब मान लो आपसे कोई गुलदस्ता वगैरह ऐसी कोई चीज़ टूट गई, कांच के चकनाचूर होने की आवाज़ के साथ ही मम्मी का आगमन हुआ चप्पल के साथ, ठीक, बढ़िया लफाड़ दिया। उसके बाद मम्मियों की ना एक खास आदत होती है, वापिस जाएंगी, बर्तन धो रही, कपड़े धो रही हैं, मतलब पीट लिया बच्चे को, फिर भी नुकसान का घर है, ये है वो है, पढ़ने लिखने को कह दो जान निकल जाती है, ये करवा लो, तो इनको सारा दिन वेले हैं इस काम के लिए, ये पढ़ना लिखना है नहीं, बस छाती पे मूंग दलेंगे, ये वो। कई मम्मियाँ तो एक्सट्रीम हो जाती हैं, ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छी थी मैं। काफ़ी देर हो गई, मम्मी का रेडियो बंद नहीं हो रहा, बोले जा रही बोले जा रही बोले जा रही। फिर हो गया अब 10-15 मिनट, तुम पिट भी लिए, रो के चुप भी हो लिए, तुम नीचे से करे, बस करो मम्मी, अब इतने का तो गुलदस्ता था भी नहीं जितनी तुमने सुना ली। क्या होगा फिर मुंजाई होगी तुम्हारी, कौन सा तुम्हें अब मामा मिलेगा, फिर मुंजाई होगी, फिर पिटोगे। तो मम्मी अगर उस सिचुएशन में पूरी गुस्से में आग बबूला हो रही है, तुम्हें लग रहा है मम्मी कहीं तुम्हें ऑट टू लगा के दे देगी? तुम्हें कहीं से लग रहा है क्या मम्मी तुम्हें ऑट टू लगा के दे देगी? क्या कहेगी मम्मी? यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अबे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, नहीं तो थापी तैयार है बेटा। अब मान लो तुम सेना में भर्ती हुए, ठीक है, तुम्हारा जो कमांडर है वो तुम्हें पहली बार को लेक्चर दे रहा है, तो वो ऑट टू लगाएगा कि यू मस्ट लव योर कंट्री? बोलो क्या लगाएगा? मस्ट लगाएगा, हाँ के ना। अब मान लो तुम्हारी मम्मी है, पेपर तुम्हारे सिर पे आ रहे हैं, तुम बैट उठा के बाहर जाना चाह रहे हो, तो मम्मी यहाँ पे तुम्हें लग रहा है शुड लगाएगी? मस्ट लगाएगी मम्मी? तो कहने का मतलब ये है कि इनमें कोई फिक्स नहीं है, ये बोलने वाला कितनी इंटेंसिटी से बोल रहा है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक। लेकिन हालांकि पेपर में कभी आएंगे नहीं, लेकिन पेपर में तो हमें जनरल सिनेरियो पे चलना पड़ेगा ना, पेपर में तो हमें जनरलाइज सिनेरियो के अंदर चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पेपर में हमारे पास ऐसे मम्मी थाप्पी के साथ ऐसे फोटो छपी तो आएगी नहीं, तो वहाँ तो जनरल सिनेरियो के अंदर बात होगी। जनरल सिनेरियो के अंदर इन दोनों में ऑट टू आ जाएगा, इसमें शुड आ जाएगा, इसमें शुड या मस्ट दोनों लगा सकते हो, इसमें मस्ट आ जाएगा। और ये वाला जैसे मैंने आपको बताया कि मस्ट का एक यूज़ ये भी होता है जब आपको हाई प्रोबेबिलिटी दिखानी हो। ही मस्ट बी वेरी फेमस, ज़रूरी है बड़ा फेमस है। ही मस्ट बी वेरी रिच, ज़रूरी है बड़ा अमीर है। तो मोहन के पिताजी ज़रूर बड़े अमीर हैं क्योंकि वो हमेशा फरारी में स्कूल आता है। मोहन के पिताजी भाई
जरूर बड़े रईस आदमी है कोई ना कोई। तो ये प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी दिखाने वाला काम तो इनमें से और कोई करता नहीं, सिर्फ मस्ट ही करता है। प्रेजेंट की हाई प्रोबेबिलिटी दिखाने का काम तो इनमें से और कोई करता नहीं, मस्ट ही करता। तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर, मुझे लगता है कि जैसा मैंने आपको बोला कि मॉडल चैप्टर में 3 ही ढंग के कॉन्सेप्ट है। एक तो यूज टू मॉडल जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया, एक ये नीड डेयर है, और इसके बाद एक आएगा मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर। ये 3 ही ढंग के सवाल हैं। बाकी मॉडल में बाकी सब ऐसे ही, इसकी ये आएगा, एबिलिटी दिखानी हो तो ये आएगा, पॉसिबिलिटी दिखानी तो ये आएगा, इस टाइप के सवाल है। ठीक है, आ जाओ जरा इस पे, नीड और डेयर को जरा समझने की कोशिश करो। इनको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। आपको अगर वो टेबल याद हो, आपको अगर वो मॉडल चैप्टर का टेबल याद हो, शुरुआत में जैसे बनाया था ना, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या कह लो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और ये मॉडल्स हैं, है ना। उसमें जब मैंने आपको बेसिक में ही पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये नीड और डेयर ना इधर के हैं ना इधर है। ऐसे याद कर लो, मार्जिन पे पढ़े हैं, मार्जिन पे पढ़े हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? देखो, मैंने कहा था कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन जाती हैं। ये तो प्राइमरी की बातें थी। मॉडल का अपना एक मीनिंग होता है, कैन एबिलिटी दिखाता है, मे पॉसिबिलिटी दिखाता है, शुड सजेशन के लिए आता है, चाहिए वाला मीनिंग होता है ना। मॉडल का अपना मीनिंग होता है, लेकिन मॉडल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनती है। अब ये नीड डेयर को देखो, नीड और डेयर जो है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन जाते हैं। नीड और डेयर ऐसे मॉडल हैं जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन जाते हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी प्राइमरी वाली, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी वाली होगी, लेकिन प्राइमरी का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, नीड और डेयर का मीनिंग होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी मॉडल्स वाली। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनकी मॉडल्स वाली हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी प्राइमरी वाली हैं, हाँ के ना। इसी चक्कर में कन्फ्यूजन होता है, इसी चक्कर में कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आप सोच लो मार्जिन पे पढ़ी, मेरी बात आई समझ में? अच्छा, अब नीड और डेयर पे एरर कैसा आता है, नीड और डेयर पे सवाल कैसा बनता है? ठीक, नीड और डेयर पे सवाल बनता है टू लगाना और टू काटना। नीड और डेयर पे पेपर में जितने एरर आते हैं उनमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है, टू लगाना या टू हटाना। आपको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखो, देखो समझने की कोशिश करना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लो कि आपके सेंटेंस में नीड और डेयर आ रहा है, आपके सेंटेंस में नीड और डेयर आ रहा है। अभी आपको नहीं देखना आता, लेकिन मान लो मैं आपको देखना सिखा दूं कि नीड और डेयर कब मॉडल है और कब मेन वर्ब है। दो ही चीज बनेगा ना, नीड और डेयर दो चीजें बन सकते हैं, या तो ये मॉडल बन सकते हैं या ये मेन वर्ब बन सकते हैं। नीड और डेयर या तो मॉडल्स बन सकते हैं या मेन वर्ब बन सकते हैं। अभी मान लो आपको देखना नहीं आता, अभी मान लो आपको देखना नहीं आता, मैं भी बता दूंगा। तो एरर पता कैसा आएगा, होगा क्या, आपके सेंटेंस में मॉडल बन रहा होगा, आपके सेंटेंस में मॉडल बन रहा होगा, आगे एक इन्फिनेटिव लिख रखा होगा। आपके सेंटेंस में ये मॉडल बन रहा होगा और आगे एक इन्फिनेटिव लिख देगा। अब मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनके आगे तो मेन वर्ब आनी चाहिए। तो आगे आपको जो इन्फिनेटिव दे रखा है, आपको उसका टू उड़ाना होता है, ताकि ये जो वर्ब की बेस फॉर्म है यही मेन वर्ब के अंदर कन्वर्ट हो जाए। समझ आया? और जब ये मेन वर्ब बनते हैं, जब ये मेन वर्ब बनते हैं तो पता क्या करेगा, आगे यहाँ पे एक वर्ब की बेस फॉर्म लिख के दे देगा आपको। जब ये मेन वर्ब बनते हैं तो आगे यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लिख के दे देगा। अब दो मेन वर्ब तो साथ में आएंगे नहीं, उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म ये दोनों इन्फिनेटिव बना दें। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि नीड और डेयर पे दो प्रकार के सवाल आते हैं। या तो नीड और डेयर में आप देखोगे टू हटाना है या टू लगाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर नीड और डेयर मॉडल है, अगर नीड और डेयर मॉडल है तो मॉडल के बाद इनको चाहिए वर्ब की बेस फॉर्म मेन वर्ब के रूप में। करेगा क्या, आगे इन्फिनेटिव लगा के दे देगा, तो उसमें आपको टू उड़ाना पड़ेगा ताकि ये वर्ब की बेस फॉर्म मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाए। अगर नीड और डेयर मेन वर्ब है, अगर नीड और डेयर मेन वर्ब है तो कैसा एरर बनाएगा, आगे वर्ब की बेस फॉर्म लिख के दे देगा। अब दो मेन वर्ब तो इकट्ठी आएंगे नहीं, तब आपको टू लगाना पड़ेगा ताकि ये इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो जाए। इतना सा एरर आता है नीड और डेयर पे। अभी आपको मैं देखना सिखाता हूँ, अभी आपको मैं देखना सिखाता हूँ कि ये मॉडल कब होता है और मेन वर्ब कब होता है। बिल्कुल आसान सी पहचान है। नीड और डेयर मॉडल कब बनेंगे, नीड और डेयर मॉडल कब बनेंगे, उसकी दो बेसिक सी पहचान है। ये दो चीज में से एक चीज दिखाई दे जाए तो समझ जाना नीड और डेयर या मॉडल है। पहली पहचान, नॉट की पोजीशन।
अगर नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट का यूज कर रखा आपने, नॉट की पोजीशन याद करना एक बार क्या होती है। ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट सिंगिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग। नॉट की पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले, नॉट स्लीपिंग, नॉट सिंगिंग, नॉट रीडिंग, नॉट स्टडिंग, हाँ कि ना। अगर आपके सेंटेंस में नीड और डेयर के बाद नॉट आ रहा है तो क्या ये क्लियर नहीं हो गया कि मेन वर्ब नहीं है, यानी ये मॉडल है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपके सेंटेंस में नीड या डेयर के बाद नॉट लिखा हुआ है तो क्या ये बात चीख चीख के आपको ये नहीं बता रही कि ये मॉडल बन गए। क्लियर हुई इतनी बात। दूसरा केस क्या हो सकता है, आपको मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कराया था, अगर आपको याद हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब आता है। तो अगर मान लो WH फैमिली का वर्ड हो, साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, और नीड और डेयर सब्जेक्ट से पहले लिख रखे हो। WH फैमिली का वर्ड है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और नीड और डेयर सब्जेक्ट से पहले लिख रखे हैं। WH फैमिली का वर्ड का मतलब ये जो वर्ड होते हैं ना, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, इस टाइप का, जो सवाल को दिखाते हैं। तो क्या ये बात ऑब्वियस नहीं है, अगर नीड और डेयर सब्जेक्ट से पहले लिख रखे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो क्या ये बात ऑब्वियस नहीं है कि ये हेल्पिंग वर्ब बन रहे हैं, मॉडल बन रहे हैं। इतनी सी बात है। फिर से देखो मैंने क्या बोला, नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं, यानी मॉडल भी बन सकते हैं, और ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं। इसी वजह से इसमें एरर क्रिएट होता है कि जब ये मॉडल बनते हैं तो अलग मॉडल बनेगा, तो ऑब्वियसली आगे इसको वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, और अगर ये खुद ही मेन वर्ब आ गया तो इसके बाद मेन वर्ब नहीं आ सकती। तो दो टाइप के एरर आते हैं। अगर ये मॉडल बनेगा तो आगे इन्फिनेटिव लिख के दे देते हैं, टू काटना होता ताकि ये जो बेयर इन्फिनेटिव है यही बेस फॉर्म बन जाए, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म है यही मेन वर्ब बन जाए। बेयर इन्फिनेटिव गलती से मुंह से निकल गया, दोबारा देखो क्या बोला मैंने, कि नीड और डेयर अगर मॉडल बनेंगे तो कैसा एरर देगा, आगे इन्फिनेटिव देगा, उसमें आपको टू काटना पड़ेगा ताकि ये वर्ब की बेस फॉर्म ही मेन वर्ब का काम कर दे। क्लियर। नीड और डेयर जब मेन वर्ब होते हैं, नीड और डेयर मेन वर्ब होते हैं, तब कैसा एरर बनाएगा, आगे आपको वर्ब की बेस फॉर्म लिख के दे देगा, उसमें आपको टू लगाना पड़ेगा ताकि ये इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक मेन वर्ब आ चुकी है, दूसरी मेन वर्ब कैसे आएगी, उसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये वाला एरर करने के लिए, ये वाली बात जानने के लिए तो जरूरी है ना कि आपको ये पहचानना आता हो कि नीड और डेयर कब मेन वर्ब है और कब मॉडल है। उसके लिए सिंपल सा हिंट है, अगर आपको सेंटेंस में दिखे कि नीड और डेयर के बाद नॉट आ रहा है ना, जैसे मान लो मैं कहूँ, ही नीड नॉट प्ले, ही नीड नॉट प्ले, उसे खेलने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट प्ले। तो अब नीड के बाद नॉट आ रहा है तो नीड मॉडल माना जाएगा, नॉट एडवर्ब माना जाएगा, और प्ले मेन वर्ब माना जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में। ही नीड नॉट स्टडी, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नीड या डेयर के बाद नॉट आ रहा है, नीड या डेयर के बाद नॉट आ रहा है, तो ये मॉडल है। या फिर सब्जेक्ट से पहले नीड और डेयर को लिख रखा और वाक्य इंटेरोगेटिव है, तब भी समझ जाना कि ये मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है। ये दो हिंट से आप जान पाओगे, अगर ये वाले दो स्ट्रक्चर हैं तो समझ जाना ये मॉडल है, वरना ये मेन वर्ब है। करो ट्राई। खुद से करने का देखो मजा अलग ही है, मैंने तो भी बताना ही है, कराना ही है, लेकिन अगर खुद से कर दिया आपने इतना जानने के बाद अपने आप से, तो उसका मजा अलग है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर दोगे। देखना इन दोनों सेंटेंसेस को। खाली मत बैठो भाई, ट्राई करो। खुद से करने का देखो अलग ही मजा है।
ये भी कर दो लगे हाथ, इन दोनों को भी निपटा दो, फिर मैं कराता हूँ। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसमें अगेंस्ट आएगा यार, के खिलाफ अगेंस्ट आएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर रह गया, अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट। चलो आ जाओ। यू नीड नॉट कम टुमारो एज आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर फॉर्म। तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, मैंने तो पहले ही तुम्हारा फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है। अब होता है ना सरकारी कार्यालय में, आज ये आना, कल फिर दोबारा आना, कल ये वाला स्टेप करेंगे, ऐसे ऐसे करके आपके चक्कर कटाते रहते। तो मान लो उसको भी तरस आ गया तुम्हारे ऊपर यार कि इसका पेपर वेपर है, इसको रोज क्यों क्यों हटाऊं। तो उसने कहा टेंशन आले, कल तुझे आने की जरूरत नहीं, तेरा फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा फॉर्म पहले ही सबमिट कर चुका हूँ। अब इधर आप देख पा रहे हो कि नीड के बाद नॉट लिखा हुआ है, तो ये कैसे टूटेगा, ये सब्जेक्ट है, कैसे टूटेगा जी ये यू आपका सब्जेक्ट हो गया, नीड आपका मॉडल हो गया यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, हाँ के ना। नीड के बाद नॉट आ रहा है तो इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर नीड क्या बन रहा है, मॉडल बन रहा है, ये नॉट एडवर्ब बन गया। अब ये टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब आगे का क्लॉज आपको पता है कि वो तो अगला क्लॉज शुरू हो गया। तो इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब तो मुझे चाहिए ना यार, नीड और डेयर अगर मॉडल है तो आगे मेन वर्ब तो आएगी ना, मॉडल कभी खुद मेन वर्ब थोड़ी बनते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेन वर्ब को क्रिएट करने के लिए इस टू की कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि ये जो कम है ये मेन वर्ब बन जाए। क्लियर होगी इतनी बात। इस सेंटेंस पे आइए, ही डेयर नॉट स्पीक, ही डेयर नॉट टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट हिज फादर। वो अपने पिता के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता, वो अपने पिता के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब डेयर के बाद फिर से वही बात, नीड के बाद डेयर के बाद अगर नॉट आ रहा है तो ये बात चीख चीख के बता रही है कि मॉडल है। अगर ये मॉडल है यानी हेल्पिंग वर्ब है, हाँ के ना। अगर ये मॉडल है तो यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद मेन वर्ब आएगी। अगर इसके बाद मेन वर्ब आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टू को ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि ये जो स्पीक है यही खुद मेन वर्ब बन जाए। अब इसमें एनीथिंग जो है ये प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट बना, अगेंस्ट आपका प्रीपोजिशन बना, और ये फादर क्या बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव बन गया। क्लियर हो गया। इस पे आ जाइए, दे डू नॉट डेयर गो देयर एट नाइट। वो वहाँ रात को जाने की हिम्मत नहीं करते, वो वहाँ रात को जाने की हिम्मत नहीं करते। दिन में तो शमशान घाट के पास खेलते रहते हैं अपना, दिन में शमशान घाट के पास क्रिकेट खेलते रहते हैं, लेकिन रात को वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती उनकी। तो दे डू नॉट डेयर गो देयर एट नाइट। तो यहाँ पे क्या बन गया, दे सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट यहाँ पर एडवर्ब हो गया। अब आपको पता है कि अगर डू, इस बार देखो नॉट जो है वो डेयर से पहले आ रहा है। दूसरा हिंट ये है कि डू हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, ऐसा तो होगा नहीं कि डू भी लग जाए और मॉडल भी लग जाए, हाँ के ना। आई डू कैन तो लिख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे दो हिंट हैं, एक तो डू पहले ही आ चुका है, दूसरी बात यहाँ पे नॉट आ चुका है, सॉरी डेयर जो है वो नॉट से पहले लिखा हुआ है। तो यानी इस बार ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो दूसरी मेन वर्ब तो साथ लिख नहीं पाओगे, हाँ के ना। अगर डेयर मेन वर्ब बन गया तो दूसरी मेन वर्ब तो लिख नहीं पाओगे, तो फिर इसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी यहाँ गो ना लिख के आपको टू गो लिखना चाहिए जो इन्फिनेटिव की तरह से काम कर देगा और इस डेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डेयर व्हाट, डेयर टू गो। क्लियर हो गया। ये देयर जो है ये आपको पता ही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो जी, बात समझ में आई। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और आपको बता दूं, वर्ब में ऐसे यस लगता है, ही के साथ गोज लगता है। अब डेयर में एस मत लगा देना, यहाँ
डेयर में एस तब लगेगा जब वो मेन वर्ब बने। मॉडल ही कैन्स लिख लोगे क्या? कई ऐसे भी हैं, कई ऐसे महानुभाव हैं जो क्या करेंगे, ही डेयर्स नहीं होना चाहिए था सर, ही तो सिंगुलर है ना। अबे मॉडल के अंदर ऐसे ये थोड़ी लगते हैं। ही कैन प्ले क्रिकेट लिखते हो कि ही कैन्स कर देते हो। ये जो एस वगैरह लगाना होता है, ईडी लगाना, आईएनजी लगाना, वो मेन वर्ब का फीचर है। यहाँ पे नीड मॉडल है, डेयर मॉडल है। मॉडल के अंदर ऐसी आई एस आईएनजी फाईएनजी मत लगा देना, ठीक है। चलो आ जाइए जरा। ही नीड्स बाय सम न्यू क्लोथ्स फॉर द इंटरव्यू। उसको कुछ नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे कोई नॉट नहीं आ रहा, कोई इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है और इस बार ये मेन वर्ब बन रहा है। हाँ कि ना? नॉट वाला स्ट्रक्चर ना हो, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर ना हो, तो समझ जाना फिर नीड को मेन वर्ब मानना पड़ेगा। अगर मेन वर्ब मानना पड़ेगा तो ये दूसरी मेन वर्ब तो साथ में आ नहीं पाएगी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टू बाय लिखना पड़ेगा। टू बाय लिख दोगे तो ये क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आपको पता है इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, तो ये क्लोज क्या बनेगा, ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। ये सम और न्यू इसके लिए एडजेक्टिव हो गए। फॉर प्रीपोजिशन है, इंटरव्यूज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? इसको देखिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबें लेने की मेरी बिना परमिशन के। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबें लेने की बिना मेरी परमिशन के। ठीक, अब इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, WH फैमिली का वर्ड है। तो यहाँ पे हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। अब यहाँ पे आप इस हाउ को जिसको बोलते हैं ना इंटेरोगेटिव एडवर्ब, अगर आपको याद हो प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था, हाउ वाई वेयर व्हेन, ये रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी हो सकती हैं। इनको रिलेटिव एडवर्ब तब कहते हैं जब ये कंजंक्शन का भी काम करती हैं। अगर कोई कंजंक्शन ना बननी हो, जैसे एक ही क्लॉज है, तो इनको इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ये बनी आपकी इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं थे, बिल्कुल वैसी बात है कि सिर्फ एडवर्ब बनेगी तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब, कंजंक्शन का भी काम कर रही होगी तो रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब बना, ये सब्जेक्ट बना। आपको पता है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, WH फैमिली का वर्ड है, सब्जेक्ट से पहले डेयर लगा हो, तो ऑब्वियस बात है हेल्पिंग वर्ब मॉडल है। हाँ कि ना? और अगर डेयर मॉडल है तो उसके बाद तो उसको मेन वर्ब चाहिए। अगर उसको मेन वर्ब चाहिए तो आपको इस टू को उड़ाना पड़ेगा ताकि ये जो टेक है ये मेन वर्ब बन पाए। ये बुक्स आप इसका ऑब्जेक्ट हो गया, माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, विदाउट प्रीपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। नीड और डेयर का हवा बहुत है, लेकिन है बिल्कुल ख़त्म सी चीज़। अगर आपको ये पहचानना आ जाए नीड कब मॉडल है कब मेन वर्ब है, तो आगे क्या आएगा वो आप अपने आप ही जान लोगे। हाँ कि ना? एरर कैसा आता है कि नीड अगर मॉडल बनेगा तो आगे इन्फिनेटिव दिया होगा, टू काट के आगे आपको इसको मेन वर्ब वर्ब की बेस फॉर्म को बना देना है। नीड और डेयर अगर मेन वर्ब है तो आगे दूसरी मेन वर्ब आ नहीं सकती, जो वर्ब की बेस फॉर्म दी होगी टू लगा के उसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना। इतनी बात है। पहचानते कैसे हैं, ये दो पहचान है। अगर नीड और डेयर के बाद नॉट लगाओ तब ये मॉडल बनेगा। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट से पहले नीड डेयर लगा हो, तो उस केस में ये मॉडल बनेगा। ये दो पहचान थी, इसके बेस पे ये सेंटेंस हुए। यहाँ पे नीड के बाद नॉट आ गया यानी मॉडल हो गया, मॉडल हो गया तो बेस फॉर्म चाहिए, टू काटना पड़ेगा। यहाँ पे इसके बाद नॉट आ गया तो ये मॉडल हो गया, मॉडल हो गया तो टू काटना पड़ेगा। यहाँ पे इससे पहले नॉट है, डू भी लगा हो तो मेन वर्ब हो गया, तो इस बार इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। इसमें ना तो कोई नॉट है ना तो कोई इंटेरोगेटिव है, तो ऑब्वियसली मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो फिर इसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हाउ, जो ये अपना हाउ से पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है डेयर, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। इसको फिर आपको मेन वर्ब बनाना पड़ेगा, टू को काटना पड़ेगा। हाँ जी, आ जाइए नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वाले फंडे को समझने के लिए, जो आगे मुझे आपको फंडा पढ़ाना है उसको समझने के लिए, ये चार सेंटेंसेस है। ठीक है, ये चार सेंटेंसेस हैं। एक बार आप ऊपर जो लिखा हुआ उसको मत पढ़ो, एक बार ये चार सेंटेंसेस में अपने आप से जान पा रहे हो कि इनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है। ये चार सेंटेंसेस हैं, ये चार सेंटेंसेस हैं, एक बार अपने आप से चेक करने की कोशिश करो कि किसका क्या मीनिंग होगा। मैं तो बताऊंगा, एक बार आप ट्राई करो।
हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? इस सेंटेंस का मतलब है ही शुड नॉट क्विट हिज जॉब, उसे अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, उसे अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। आप किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक है, बात करें आपस में, अरे यार वो कह रहा था नौकरी छोड़ देगा, ये वो अपना बिजनेस करेगा, भाई उसको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, ही शुड नॉट क्विट हिज जॉब। अब मान लो कोई बंदा था, गवर्नमेंट जॉब लग गई थी अच्छी वाली, है ना, उसको छोड़ के उसने बिजनेस चालू किया, बिजनेस ठप हो गया, ठीक, बर्बाद हो गया बेचारा, अब नौकरी भी चली गई हाथ से, खाने के लाले पड़ रहे, तो फिर आप क्या बोलोगे? उसको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, ही शुड नॉट हैव क्विट हिज जॉब, उसे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। इसका मतलब है उसको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, इसका मतलब है उसको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, क्विट की क्विट ही चलती है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसका यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में घटना हो चुकी है, पास्ट में घटना हो चुकी है, उसका उल्टा इमेजिन करना है। जैसे तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था, तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था से आपको क्या साफ साफ पता नहीं चल रहा कि वो नहीं आया था जल्दी, है ना? यार तेरे को मुझे कॉल कर लेना चाहिए था, ऐसी बात थी तो तुझे मुझे कॉल कर लेना चाहिए था, यानी उसने नहीं किया। कोई पास्ट की ऐसी घटना जो हो चुकी है, उसका उल्टा अगर आप बोलना चाहते हो, उसकी उल्टी इमेजिनेशन के लिए स्ट्रक्चर का यूज होता है। तुझे पहले आ जाना चाहिए था, तुझे मुझे कॉल कर लेना चाहिए था, तुझे गाड़ी रोक लेनी चाहिए थी, तुझे पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए था, ऐसे स्ट्रक्चर। जब आप ऐसा मीनिंग देना चाह रहे होते हो कि वो घटना पास्ट में हो चुकी, उसका उल्टा, तुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, तुझे जल्दी आ जाना चाहिए था, तुझे पहले पढ़ लेना चाहिए था, तुझे उस दिन अच्छे से खेलना चाहिए था, तुझे मुझे कॉल कर लेना चाहिए था, हो चुका है काम, हो चुका है काम, अब उसका उल्टा इमेजिन कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए स्ट्रक्चर यूज होता है मॉडल प्लस है प्लस V3, ठीक है। इसमें जनरली आपको जो मॉडल यूज दिखते हैं, जनरली जो आपको मॉडल दिखेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी आ नहीं सकते, लेकिन आम तौर से इसमें आपको ये पास्ट वाले मॉडल दिखेंगे। कुड दिख सकता है, माइट दिख सकता है, वुड दिख सकता है और शुड दिख सकता है। जनरली आम तौर से इनके साथ ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इन तीनों में मीनिंग क्या डिफरेंस आता है, थोड़ा थोड़ा देखो जरा। ही कुड हैव डन दैट, वो ये कर सकता था। ही माइट हैव डन दैट, शायद वो ये कर लेता। ही वुड हैव डन दैट, उसने किया होता। ही शुड हैव डन दैट, उसे करना चाहिए था। ऐसे हल्का हल्का इनमें डिफरेंस है। मेरी बात आ रही है समझ में? मान लो कोई मैच की बात हो रही है, तो ही कुड हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत सकता था, उसमें एबिलिटी थी। ही माइट हैव वॉन द मैच, शायद वो मैच जीत लेता। ही वुड हैव वॉन द मैच, वो मैच जीतता। जैसे अपन कहते ना, अगर डंका खेलता तो वो मैच जीतता, ही वुड हैव वॉन द मैच। अगर उस दिन वो आ जाता ना, वो तो बीमार हो गया, नहीं तो ही वुड हैव वॉन द, जीतता वो पक्का। ही कुड हैव वॉन द मैच, वो जीत सकता था। ही माइट हैव वॉन द मैच, शायद जीत जाता। ही शुड, उसे जीत लेना चाहिए था यार, ही शुड हैव वॉन द मैच। ऐसे इनके हल्के हल्के मीनिंग में डिफरेंस आता है। क्लियर हो इतनी बात? इसको देखो, यू शुड कॉल हिम, यू शुड कॉल हिम, तुझे उसको कॉल कर लेना चाहिए। अभी प्रेजेंट में मान लो कोई बात है, परेशान अगला, या फिर मान लो दो बंदों की लड़ाई हो रखी है, ठीक है। वो अपनी ऐंठ में है कि उसका कॉल नहीं आया मैं क्यों करूं, तुम अपनी ऐंठ में उसका कॉल नहीं आया मैं क्यों करूं, तो कोई तुम्हें सलाह दे रहा है कि तुझे उसे को कॉल कर लेना चाहिए। देख, यू शुड कॉल हिम। इतनी छोटी छोटी बातों पे दोस्तियां नहीं तोड़ा करते, तो यू शुड कॉल हिम। दूसरा, यू शुड हैव कॉल्ड हिम, तुझे उसको कॉल कर लेना चाहिए था, तुझे उसको कॉल कर लेना चाहिए था, यानी उसने नहीं किया, अब वो समय जा चुका। आ रही है बात समझ में? अभी की बात चल रही है तो तुझे उसको कॉल कर लेना चाहिए। यू शुड हैव कॉल्ड हिम का मतलब तुझे उसको कॉल कर लेना चाहिए था, वो टाइम तूने टपा दिया। क्लियर हुआ? चलो जी, आ जाइए जरा। एक यार, जैसे कुछ बच्चे बार बार उस चीज़ के लिए मैसेज करते हैं कि सर ये जो क्लास की PDF है ना, ये सिर्फ व्यू करने का ऑप्शन है, डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। इनमें सिर्फ व्यू करने का ऑप्शन आता है, डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता। ऐसा मैंने इंटेंशनली कर रखा है ताकि सब लोग
लिखें, अपने नोट्स बनाएं। मैं आज एक काम करूंगा, सबका डाउनलोड ऑप्शन खोल रहा हूं, ठीक है। जितनी क्लासेस हुई हैं और जितनी आगे होंगी सबका मैं आपको डाउनलोड ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन फिर अपनी बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। मैं फिर एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई आपको फिर से सलाह दे रहा हूं, अपने हाथों से मेहंदी झाड़ लो, अपने नोट्स खुद बनाने होते हैं, वरना फिर 2-2 साल घूमने वाले, पीडीएफ जमा करने वाले अपने आस पड़ोस में देख लेना, बहुत दिखेंगे आपको, ठीक है। आस पड़ोस में देखना, आपको खूब सारे दिखेंगे जो कभी टीचरों में कमियां निकालते रहते हैं, कभी ऐप में कमियां निकालते रहते हैं, नोट्स कभी बनाएंगे नहीं, सिलेबस कभी पूरा करेंगे नहीं, फलानी मैडम अच्छी नहीं थी, फलाना सर अच्छा नहीं था, फलानी ऐप अच्छी नहीं थी। अब सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। मैं अपनी तरफ से जितनी पीछे क्लास चली गई और जो आगे क्लास में डालूंगा, सबकी आपकी पीडीएफ में डाउनलोड ऑप्शन कर रहा हूं, उसके अंदर उस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट करके अपना फोन में रखो, मौज लो, नोट्स मत बनाना, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। ऑल द बेस्ट। करिए जरा इनको। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग को देखो, सारा मीनिंग का गेम है, ठीक है। इसमें कोई ग्रामर की बात नहीं है, ये प्योर मीनिंग बेस्ड है कि ये मीनिंग देना हो तो ये लिखना, ये मीनिंग देना हो तो ये लिखना, है ना। तो प्योर मीनिंग की बात है। एक बार इन दोनों सेंटेंसेस का अपने आप से मीनिंग निकालो, फिर मैं बताता हूं। अपने आप से मीनिंग निकालो, फिर मैं बताता हूं। अब एक काम करो, इन दोनों का मीनिंग भी निकाल लो, फिर इकट्ठे डिस्कस कर दूंगा मैं। इन दोनों का मीनिंग भी निकालो, फिर एक साथ ही डिस्कस कर दूंगा। सेम कॉन्सेप्ट है चारों का, करो ट्राई। हाँ जी, करें डिस्कस। द रिक्शा ड्राइवर रिटर्न्ड माई वॉलेट ऑल दो ही कुड कीप इट। वो जो रिक्शा ड्राइवर था
उसने मेरा बटुआ वापस कर दिया था, ऑल्दो ही कुड कीप इट। कहना क्या था, वापस कर दिया था, बटुआ वापस हो चुका है, तुम्हारे पास बटुआ आ चुका है। मान लो तुम ऑटो में जा रहे थे, बाई चांस पर्स गिर गया वहां से आपकी जेब से, ठीक है। आप कभी ऑटो में बैठने से पहले, कोई नंबर वंबर नोट करते हो क्या कभी उसका? जनरली नहीं करते, है ना। अब बटुआ गिर गया, वो ऑटो वाला चाहता तो भैया रख लेता पैसे, क्या जा रहा था। सबको पता है कि आपके पास कोई नंबर वंबर तो उसका होगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, आपका पर्स खोला, उसमें बाय चांस आपका विजिटिंग कार्ड था, उसने उस नंबर पे फ़ोन किया, हाँ जी भाई साहब आपका पर्स रह गया था, है ना। वो स्पेशली आप वहाँ पे ऑटो चला के आया, आपके घर आके आपका पर्स वापस पकड़ा के गया, तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मेरा बटुआ वापस कर दिया था। हालांकि वो चाहता तो रख सकता था, क्या उसने रखा? नहीं रखा। कहाँ, ये वापस दे गया ना। पास्ट की एक ऐसी घटना जो हो चुकी है उसका उल्टा इमेजिन करना। जैसे था ना, तुझे पहले आ जाना चाहिए था, तुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था, तुझे पहले पढ़ लेना चाहिए था, वो चाहता तो रख सकता था, नहीं रखा उसने। तो यहाँ पे ही कुड कीप इट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए ही कुड हैव केप्ट इट, ही कुड हैव केप्ट इट। क्लियर हुआ? ऐसे इसको देखिए जरा, आई शुड ब्रिंग सम वुलन क्लोथ्स, मुझे कुछ ऊनी कपड़े लाने चाहिए। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कुछ ऊनी कपड़े लाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे देखो, क्योंकि यहाँ कड़ाके की ठंड है, बिटरली कोल्ड का मतलब होता है कड़ाके की ठंड, क्योंकि यहाँ कड़ाके की ठंड है और अब मुझे भुगतना पड़ेगा। नाउ आई हैव टू सफर, आई हैव टू सफर से पता चल रहा है, हैव टू सफर से पता चल रहा है कि अब तो नहीं ला सकता कपड़े। ये हैव टू, अगर एक बात बताओ, अगर अब भी वो कपड़े ला सकता है, अब भी तुम कपड़े ला सकते हो, तो फिर सफर क्यों करोगे? अगर तुम कपड़े ला सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो फिर क्यों सफर करोगे? सफर तो तब करोगे ना, सफर तो तब करोगे जब अब तुम कपड़े नहीं ला सकते। मान लो तुम्हारे कॉलेज का ट्रिप जाना था, मनाली या कहीं भी XYZ, होता ना, कपड़े वपड़े पैक करे, मम्मी कह रही है बेटा बेटा थर्मल वगैरह रख ले, इनर वगैरह रख ले, एक दो स्वेटर हैं ये रख ले, है ना। लेकिन तुम अपने टशन में हो, क्योंकि वो स्वेटर तो तुम्हारी अकॉर्डिंग कूल नहीं है ना, वो कूल तो तुम्हारी एक जैकेट है, एक ढंग की जैकेट है आपके पास, तुम्हारी नज़र में वही कूल है, वही पहन के फोटो खिंचानी, वही पहन के घूमना, लड़कियों के आगे बेइज्जती हो जाएगी। तो तुमने बाकी कपड़े रखे नहीं, मम्मी कहती रह गई। अब तुम गए मनाली, पहले दिन तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हें राफ्टिंग कराने ले गए, अब राफ्टिंग में बाई चांस तू पलट के राफ्ट से नीचे गिर गया, पूरा गीला हो गया, जैकेट पे गीली हो गई। अब वहाँ धूप निकलती नहीं, वो सूखे नहीं, थर्मल तू लाया नहीं, स्वेटर तू लाया नहीं, ऐसे निकम्मे तेरे छपरी टाइप के दोस्त हैं वो भी ना लेके आए, वहाँ ठिठुर्रा टी शर्ट में घूम रहा है, ऐसे ऐसे करता हुआ, भैया तुम ही चले जाओ बाहर। तो क्या कहना चाह रहे हो? मुझे ऊनी कपड़े ले आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ कड़ाके की ठंड है और अब मुझे भुगतना पड़ेगा। इससे पता चल रहा है कि अब नहीं ला सकता ये, हाँ के ना। तो यहाँ पे आई शुड ब्रिंग नहीं, आई शुड हैव ब्रॉट करना चाहिए। मुझे ऊनी कपड़े ले आने चाहिए थे, लाया नहीं। हाँ जी, क्लियर हो गया? चलो जी, इन दोनों को देखो जरा, फिर से इन दोनों को देखो। इफ यू हैड वॉन्टेड टू अवॉइड दिस केस, अगर तुम इस केस को अवॉइड करना चाहते थे, ना, यानी केस हो चुका है, भैया। अगर तुम इस केस को अवॉइड करना चाहते थे तो तुम्हें उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। ये हैड वांटेड से पता चला केस तुम्हारे ऊपर हो चुका भैया, तो अब उसके पीछे की बात होगी। अगर यहाँ पे इफ़ यू वांट टू लिखा होता, इफ़ यू वांट टू, अगर तुम केस अवॉइड करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू, अगर यहाँ पे वांट टू होता तो ये सेंटेंस ठीक हो जाता। अगर तुम केस अवॉइड करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस केस यू शुड नॉट मिसबिहेव इधर। अगर यहाँ पे वांट टू लिखा होता तो यहाँ पे ये सही हो जाता। मेरी बात आ रही है समझ में? अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो ये है, ठीक है। अब मुझे लगता है इतनी बात तो आप सबको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे करना क्या है।
अगर तुम इस केस को अवॉइड करना चाहते तो तुम्हें उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव मिसबिहेव्ड होना चाहिए। ये बात तो सबको समझ आ रही है। लेकिन मान लो कोई बच्चा पूछे कि सर ऐसे नहीं कर सकते, इफ़ यू वॉन्ट टू कर दें, इधर वॉन्ट टू लिख दें तो भी तो ठीक हो जाएगा ना सर। इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड दिस केस, अगर ऐसा लिख दें तो भी तो ठीक हो जाएगा ना। याद करो अब एक बात, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट पढ़ी जाती है, लेफ़्ट टू राइट समझी जाती है। अगर एक ही सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके हों, यानी यहाँ पे इफ़ यू वांट टू लिख दूँ तो भी ठीक हो जाएगा, यहाँ पे अगर यू शुड नॉट हैव मिसबिहेव्ड लिख दूँ तो भी ठीक हो जाएगा। तो कैसे सही करेंगे? बाद वाले पार्ट में करेक्शन करेंगे, लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करेंगे। कुछ याद आ गया? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या आएगा? यू शुड नॉट हैव मिसबिहेव्ड। बोलो जी, समझ में आया? क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? इफ यू हैड वॉन्टेड टू अवॉइड दिस केस यू शुड नॉट हैव मिसबिहेव्ड विथ हर। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पर जाइए। बच्चे को बचाया जा सकता था, अब ये पता पैसिव में लिखा हुआ है, द चाइल्ड माइट हैव बीन सेव्ड। ऐसा मत सोचना सर आपने तो मॉडल प्लस हैव प्लस V3 पढ़ाया था, ये बीन कहाँ से आ गया? पैसिव में बीन आता है ना, और हैव के बाद V3 आता है। ये है वही मॉडल प्लस हैव प्लस V3, बस इस बार पैसिव में लिख दिया तो ये बीन वर्ड आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। पैसिव में बी की फॉर्म आती है ना, हैव लिखा हुआ इसलिए V3 में आएगी बी की फॉर्म। तो ऐसे में सोचना ये क्या आ गया, ये बीन जो है आप ये समझो मेन वर्ब का ही पार्ट है, ये वही मॉडल प्लस हैव प्लस V3 है, कुछ अलग नहीं है, बस ये पैसिव में लिखा हुआ है। क्योंकि बच्चा किसी को नहीं बचाएगा, बच्चे को बचाया जा सकता था। बच्चे को बचाया जा सकता था अगर पुलिस वाला समय पर आ जाता, बच्चे को बचाया जा सकता था अगर पुलिस वाला समय पर आ जाता, यानी पुलिस वाला समय पर नहीं आया, यानी बच्चा नहीं बच पाया। तो यहाँ पे ये माइट प्लस हैव प्लस V3 ये जो लिखा हुआ है ये एकदम सही लिखा हुआ है और ये नो एरर है। इस सेंटेंस से मैं खाली आपको एक हिंट ये देना चाहता हूं कि मॉडल प्लस हैव प्लस V3 में अगर पैसिव बनाना पड़ जाए तो यहाँ बीन भी आएगा। ये पैसिव में लिखा गया है, ये पैसिव में लिखा गया है और पैसिव की ही जरूरत थी क्योंकि बच्चा किसी को नहीं बचा रहा, बच्चे को बचाया जा सकता था। तो यहां पर इसमें कोई गलती नहीं है। बोलो जी, क्लियर हो गया? आ जाइए मॉडल चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। बस 5-10 मिनट की आपकी क्लास बची है, फिर वर्ब चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपकी छुट्टी भी हो जाएगी। आइए ज़रा देखिए ज़रा। अब मुझे लगता है कि हर बच्चे को एक बात पता होगी, कि जब इंग्लिश बनी थी तो अंग्रेजों ने यानी ग्रामेरियंस ने IV के लिए बनाया था शैल को, है ना? IV के लिए बनाया था शैल को, और बाकी जो है यू, ही, शी, इट, दे, इनके लिए बनाया था विल को। ऐसा ही था, ये बात सबने सुन रखी होगी कि जब ग्रामर बनाई गई थी तो IV के लिए शैल को बनाया गया था और इन सब के लिए विल को बनाया गया था। लेकिन लोगों को शैल बोलने में इतना फॉर्मल लगा, इतना अजीब लगा कि लोगों ने शैल को बोला ही नहीं कि बना लो ग्रामेरियन, तुम बना के खुश रहो, हम बोलेंगे ही नहीं। तुम खुद अपने आप से बता दो तुमने शैल कब बोला जिंदगी में? कभी बोला आई शैल गो टू मार्केट, है ना, आई शैल वॉच अ मूवी? कभी बोला जिंदगी में? नहीं बोला। मेरी बात आ रही है समझ में? अंग्रेजी में बनाया ये गया था कि IV के साथ शैल आएगा और यू, ही, शी, इट, दे के साथ विल आएगा। लेकिन लोगों ने बोला ही नहीं इसको। लोगों को ये इतना अटपटा फॉर्मल सा अजीब सा लगा कि लोगों ने इसको बोला ही नहीं। लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे शैल का ही यूज किया जाता है। जैसे कि जगहें देखो, एक तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और IV को सब्जेक्ट बना रखा हो, तो आपको शैल का यूज करना पड़ेगा, जिसका एग्जांपल है पहला वाला, विल आई हेल्प यू नहीं शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस और सब्जेक्ट IV हो तो आज भी शैल का ही यूज किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट IV हो तो आज भी शैल का ही यूज किया जाता है। दूसरा, किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में, लीगल स्टेटमेंट में, कोर्ट के ऑर्डर वगैरह में भी शैल का यूज किया जाता है।
अगर कोई लीगल स्टेटमेंट की बात करी जा रही हो तो भी शैल का ही यूज होगा। जैसे कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये जो डिफेंडेंट है, कोर्ट ने जो ऑर्डर पारित किया, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार डिफेंडेंट जो है वो 10,000 रुपये पे करेगा। अब लीगल स्टेटमेंट जितनी भी होती हैं उनके अंदर शैल आता है, लीगल स्टेटमेंट जितनी भी होती हैं उनके अंदर शैल आता है। आपने कभी जीवन में कोई खरीद बेच करी है? कभी बाइक बेची हो, कभी घर बेचा हो, या कभी रेंट एग्रीमेंट बनवाया हो? वो सारे मोस्टली आप हिंदी में बनवाते हो इसलिए आपने नोटिस नहीं किया होगा। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। कभी जीवन में फॉर्म भरा होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन अगर फॉर्म है या ऑफलाइन भी है, तो क्या होता है, लास्ट में एक लाइन होती है, उसके इधर एक डिब्बा बना होता है, उसको टिक करते हो आप। उस लाइन में पढ़ा कभी उसको क्या लिखा होता है? आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, मैं यह बात डिक्लेयर करता हूं, प्रमाणित करता हूं। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड अबव इज ट्रू टू माई बिलीफ, जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है वो मेरे हिसाब से सही है। एंड आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन द अबव इंफॉर्मेशन, और मैं उत्तरदायी हूं अगर कोई भी फेरबदल पाया जाता है, कोई भी चेंजेस पाए जाते हैं ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन में। और नीचे आपको या तो अपने साइन करने होते हैं अगर ऑफलाइन फॉर्म है, और ऑनलाइन फॉर्म है तो सिग्नेचर अपलोड करने पड़ते हैं, यानी वो स्टेटमेंट लीगल है। जब भी आपके सिग्नेचर मांगे जाएं या सिग्नेचर अपलोड करने हो, वो स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल मानी जाती है और वो स्टेटमेंट लीगल हो जाती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ जी आई डिक्लेयर दैट, मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी के लिए। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में चेंजेस जो होने नहीं चाहिए थे, कायदे से दो ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं होनी चाहिए थी। यानी जो इन्फॉर्मेशन सही है और जो आपने फॉर्म में भरी है, कायदे से ऑफिशियली तो नहीं होना चाहिए उनमें कोई फेरबदल, अगर कोई है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डिस्क्रिपेंसी। मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी के लिए, यानी आई विल बी नहीं, आपको आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा। मैंने क्या पढ़ाया आपको यहाँ पे, क्या बताया कि जब इंग्लिश बनी थी तब था कि आई वी के लिए शैल आएगा, बाकी सबके लिए विल आएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों ने शैल बोला ही नहीं, तो ग्रामेरियंस को भी घुटने टेकने पड़े। उन्होंने कहा ठीक है यार, विल यूज कर लिया करो। आई विल गो टू मार्केट, आई विल वॉच अ मूवी, ये सबके सब ग्रामेरियंस को ही मानना पड़ा कि ठीक है, क्योंकि लोगों ने बोला ही नहीं। और ग्रामर है किन के लिए? लोगों के लिए। अब लोग नहीं मान रहे तो फिर उनको घुटने टेकने पड़े। आ रही बात समझ में? लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे शैल का यूज होता है। जैसे अगर आई वी सब्जेक्ट के रूप में यूज लिए जाए और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दूं तो शैल का यूज करना पड़ता है। और कोई भी लीगल स्टेटमेंट हो, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर हो, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, उसके अंदर आप शैल का यूज करोगे, ठीक है। हाँ जी, इस पे आ जाइए जरा, लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। होता क्या है ये, जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने, ग्रामेरियंस ने क्या बनाया था, आई वी के लिए शैल बनाया था और इन सब के लिए विल बनाया था, है ना। लेकिन अगर आपके सेंटेंस के अंदर प्रॉमिस दिखाया जाए, थ्रेट दिखाया जाए, डिटर्मिनेशन दिखाया जाए, किसी पे कोई ऑब्लिगेशन लगाई जाए, प्रॉमिस के, थ्रेट के, डिटर्मिनेशन या ऑब्लिगेशन के केस में ये मॉडल उल्टे हो जाते हैं। यानी आई वी के साथ तो विल लगने लग जाता है और ही शी इट दे यू के साथ शैल लगने लग जाता है। इन सब के साथ शैल का यूज होने लग जाता है। अब आई के साथ विल लगाना, इस पे तो कोई देखो एरर आएगा नहीं, है ना, क्योंकि आई के साथ विल तो सबको ही ठीक लगेगा, तो उस पे तो कोई एरर आएगा नहीं। एरर आएगा होगा क्या, ही के साथ शैल लगा के दे देगा, यू के साथ शैल लगा के दे देगा, है ना। आपको अजीब लगेगा, आप एरर टिकाओगे जबकि वो नो एरर होगा। इन तीनों सेंटेंसेस को देखना जरा एक बार। शांतनु, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आओ, सब बता रखा है, सब पढ़ा रखा है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करो कोर्स को, पार्क मत बनाओ बच्चे इसको। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखो कोर्स को।
हाँ जी, देखिए जरा, अब मान लो कोई बंदा है, ठीक है, उसने किसी की जान बचा दी, उसने सेनापति की जान बचा दी, रानी की जान बचा दी, तो मंत्री आगे कह रहे हैं इस ब्रेव एक्ट के लिए तुम्हें राजा के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, उसको वादा कर रहे हो, उसको प्रॉमिस कर रहे हो, तो यू विल बी रिवार्डेड बोलने सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पेपर में इस टाइप से एरर नहीं बन पाएगा। एरर पता क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यू विल भी गलत नहीं है। यू के साथ अगर यहाँ विल लगा दे तो ये कोई गलती नहीं है, इसलिए इसमें एरर नहीं क्रिएट हो पाएगा। अगर ये आया भी तो पता कैसे आएगा? यू शैल लिखा होगा, आपको यू शैल अजीब लगेगा, मैक्सिमम बच्चे उसमें एरर टिकाएंगे, जबकि यू शैल ठीक होगा, नो एरर होगा। या तो ये आएगा फिलअप में कि विल और शैल दोनों दिए होंगे, और आप शैल को टिक कर लोगे, या तो ये ऐसे आएगा, या फिर क्या होगा, यू शैल लगा के देगा ताकि लोग इसमें एरर भरें। मेरी बात आ रही है समझ में? दो ही प्रकार से पूछा जाएगा। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये ऐसे करके आपको एरर देगा कि विल देगा और कटवा के शैल कराएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि विल भी ग्रामेटिकली गलत नहीं है। हाँ, प्रेफर करना हो प्रॉमिस के केस में, थ्रेट के केस में, डिटर्मिनेशन के केस में, ऑब्लिगेशन के केस में, तो यहाँ पे प्लूरल ये अपना शैल आता है, प्रेफर की बात है। तो मेरे हिसाब से अगर इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बनाना है तो या तो फिलअप में बनाएगा, फिलअप देगा, विल और शैल दोनों दे देगा, और इसको पढ़ के आपको देखना पड़ेगा अच्छा प्रॉमिस की बात हो रही है तो यू ही शीट दे के साथ शैल आएगा, ठीक है। या फिर क्या करेगा, शैल लगा के देगा, यू शैल बी रिवार्डेड। ऐसे बच्चों को अजीब लगेगा, बच्चा एरर टिकाएगा जबकि नो एरर होगा। तो दो तरीके से पूछ सकता है। सेम ऐसे ही ये बात श्योर है कि वो सक्सीड कर जाएगा। डिटर्मिनेशन को दिखाना हो, डिटर्मिनेशन को अरे पक्का सक्सीड कर जाएगा वो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही शैल। मेरी बात आ रही है समझ में? मैं एक बार फिर बता दूं, इसके ऊपर मैं क्रॉस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे विल पे मैं क्रॉस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि चल जाएंगे बच्चे पेपर में। फिर बता रहा हूँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो इसके अंदर होना ये चाहिए कि यहाँ पे फिलअप में पूछे जाने चाहिए दोनों ऑप्शन देके, या शैल देगा और नो एरर होना चाहिए, ऐसे करके इसको पूछना चाहिए। क्लियर है? इसको देखो जरा, इसके अंदर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर तुम इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट नहीं करोगे। ऑब्लिगेशन लगा रहे हो, अगर ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन इनकी बात करनी हो तो यू ही शी इट दे के साथ शैल का यूज प्रेफर करते हैं। इतनी बात है। क्लियर हो गया जी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जितना मॉडल चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मॉडल चैप्टर के जिन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है वो सारे आपको पढ़ा दिए गए हैं। कभी आपका एक्स्ट्रा मन करे, वैसे बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जितनी ज़रूरत है आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कभी जीवन में कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लिखने के, ग्रामर के, उन चीज़ों के मार्क्स हैं, आप चाहते हो कि मेरे को कैन के जैसे सर ने 3 ही यूज़ पढ़ाए, बहुत होते हैं, लेकिन अगर मैं सारे पढ़ाऊंगा तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मन करे कि यार मेरे को तो एक्स्ट्रा पढ़ना है या और जानकारी लेनी है, कैन कहाँ लग सकता है, वुड किस किस मीनिंग में यूज़ हो सकता है, शुड किस किस मीनिंग में यूज़ हो सकता है, तो सबसे आसान है, कुछ नहीं करना, डिक्शनरी में टाइप करो कैन, उसके 12-13 यूज़ आ जाएंगे। ऐसे टाइप करो वुड, उसके 12-13 यूज़ आ जाएंगे। ऐसे टाइप करो कुड, उसके 12-13 यूज़ हो जाएंगे। उनको पढ़ लो, जो आपको अजीब लगे, जो आपने ना सुन रखे उनको नोट कर लेना। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पर आपको ज़रूरत नहीं है, जितने कॉन्सेप्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए। ठीक है जी? एक बार मैं आपको फिर बता दूं, वर्ब के मॉक 1 डल चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद ही अटेम्प्ट करना। पूरा जिसने इस वीडियो को देख लिया है, दोनों मतलब वर्ब की 5 क्लास हुई, 3 तो मेन वर्ब की और 2 ये मॉडल्स की, 5 क्लास लगा के उन 2 टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। मॉक 2 जो है वो कल डल जाएगा। ठीक है? सॉल्यूशन मैं फिर बता रहा हूँ, आपका चाहे क्वेश्चन सही है चाहे गलत है, आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ना है। बहुत क्लैरिटी आती है उससे, आगे वो आपको बहुत बहुत फायदा करेगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, और जो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनाता हूँ उनको भी देखना है, वो आगे की क्लैरिटी में भी काम आएंगी। ठीक है? और एक इन्फॉर्मेशन लास्ट में, जो बच्चे लाइव देखते हैं उनके लिए, रिकॉर्डेड वालों के लिए इस बात की कोई महत्व नहीं है। अब आपकी अगली क्लास जो है वो ट्यूसडे को होगी। मुझे घर जाना है कुछ अर्जेंट काम से, जिस वजह से छुट्टी है। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को होगी, एक आध दिन ऊपर नीचे भाई हो सकता है, बाई चांस आने वाने में कुछ प्लान चेंज हो जाए।
99.99% आपकी नेक्स्ट क्लास अब ट्यूसडे को होगी। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी क्लासेस में आके।